लद्दाख मनमोहक और हताश कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता की वो धरती है जहाँ के लोग पुरानी सभ्यता और परंपराओं को अभी संभाले रखे हुए हैं। बर्फीले पहाड़ों, दरियाओं, झीलों और मैदानों के इस क्षेत्र में किस्से कहानियाँ छिपी हुई है और ये किस्से कहानियाँ लबालब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये विशेषताओं के कारण लेखकों और पर्यटकों ने इसे कई तरह के नाम दिए हैं, जैसे मूनलैंड, मैजिक लैंड, मिस्टीरियस लैंड, बिटवीन अर्थ एंड स्काई आदि इत्यादि। लद्दाख का सबसे पुराना नाम जंगजुंग था। ये उस ज़माने की बात है जब लद्दाख की सरहदें कैलाश मानसरोवर से भी आगे मायूमला तक फैली हुई थी। एशिया के ताकतवर दरियाओं में गिना जाने वाला सिंधु नदी भी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से बहता हुआ भारत में लद्दाख के देमजोग गांव में दाखिल होता है। भारत के इतिहास में सिंधु सबसे पुराना नाम है और हिंदुस्तान के भूगोलिक रचना में यही वो विशाल सिंधु है जिसने सिंधु या हिंदू नाम दिया है। लेह लद्दाख इस धरती पर स्वर्ग है, हेवन ऑन द अर्थ, और जिससे भारत इंडिया कहलाने लगा। वो इंडस नदी कैलाश मानसरोवर से निकल करके यहीं से आगे बहती है, जिससे हम हिंदू कहलाते हैं और हमारा वतन हिंदुस्तान कहलाता है। वो सिंधु नदी भी यहीं लेह लद्दाख से आगे बहती है। तो हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे मुल्क का नाम इंडिया या पूरी दुनिया में इंडस और इंडिया का नाम बहुत चलता था। उस दृष्टि से ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली स्थान है। तो मैं इस स्थान को नमन करता हूँ, इसको भारत माता के माथे के रूप में देखता हूँ और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताता हूँ। ऋग्वेद में सिंधु के लहरों की तुलना बादलों की गरज से की गई है। आगे चल के वैदिक काल में सिंधु शब्द से समुद्र मतलब लिया जाने लगा। रामायण में सिंधु को महानदी का दर्जा दिया गया है। वहीं महाभारत में सिंधु का जिक्र दूसरे पवित्र दरियाओं गंगा और सरस्वती के साथ सम्मान के साथ लिया गया है। भारत के प्राचीन काल सभ्यता का जन्म यहाँ के उत्तरी इलाकों में हुआ था, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादी सिंधु के तहजीब के नाम से प्रसिद्ध है। वेदों और इतिहास में सिंध का जिक्र सिंधु या दरियाई सिंध, जो भारत के तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में यूं किया गया है, शक्ति या ताकत में सिंधु तमाम नदियों से उत्तम है, जिसका गरज ज़मीन से आसमान तक गूंजता है। और जिस तरह दूध देने वाली गाय अपने बछड़ों की तरफ भागती है, उसी तरह दूसरे दरियाएं सिंध की तरफ भागने लगती है और दूसरे दरियाओं का नेतृत्व करता है। जब वैदिक काल के गुरुजन ज़मीन और आसमान की प्रार्थना करते थे, तब वो सिंधु की भी प्रार्थना किया करते थे। हिंदुओं के मुकद्दस वेद में गंगा का नाम सिर्फ 2 बार आता है, जबकि सिंधु का जिक्र 30 बार किया गया है। दरियाई सिंध को लद्दाखी में सिंगे खबब्स, संस्कृत में सिंधु, यूनानी में सिंथुस और लातिनी ज़बान में सिंदेस के नामों से जाना जाता है। सिंधु नदी लद्दाख में तकरीबन 400 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करने के बाद बल्टिस्तान में दाखिल होता है।
सिंधु नदी का लद्दाख में स्वागत करते हुए यहाँ हर साल लद्दाख सिंगे खबब्स सिंधु महोत्सव बड़े जोशो खरोश के साथ साल 2001 से मनाते आ रहे हैं, जिसे देखने सैलानी न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि इस महोत्सव का लुत्फ उठाने विदेशों से भी आते हैं। और इस महोत्सव में यहाँ के बाशिंदे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी से निवेदन है कि तालियों के साथ कलाकारों का अभिनंदन करते हैं। लद्दाख का जिक्र हो और परम पूज्य कुशोक बकुला रिम्पोछे जी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज़ादी के बाद 1948 में लद्दाख भारत का एक अटूट अंग बनकर उभर आया। उस समय लद्दाख की हालत बहुत ख़राब थी, सड़कें नहीं थी, पूरी दुनिया से साल भर कटा रहने की वजह से तरक्की नाम का कोई भी चीज़ देखने को नहीं था। उस दौरान कुशोक बकुला ही एक ऐसे नेता थे जिनके नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की गुहार भारत सरकार तक पहुंच पाई। वे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली गए और नेहरू जी को लद्दाख के बारे में जानने के लिए लद्दाख आने का न्योता दिया। और 4 जुलाई सन 1949 में नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी और जम्मू व कश्मीर रियासत के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ डकोटा हवाई जहाज़ के ज़रिए ले आए। तब ले एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल ही रहा था। हवाई जहाज़ से उतरने के बाद नेहरू जी और दूसरे मेहमान घोड़ों पर बैठकर ले तशरीफ़ लाए, क्योंकि तब सड़कें थी ही नहीं। नतीजातन श्रीनगर ले सड़क का निर्माण जोर शोर से चलने लगा। सड़कों के बनने से लद्दाख में तरक्की का काम शुरू होने लगा। उसी साल कुशोक बकुला जम्मू कश्मीर असेंबली में लद्दाख के प्रतिनिधि बने और 14 साल जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए और बाद में भारत के पार्लियामेंट में सांसद के तौर पर लद्दाख की नुमाइंदगी करते हुए आज जिस लद्दाख को आप देखते हैं, इसका श्रेय परम पूज्य ग्यल्फ्रस कुशोक बकुला रिम्पोछे जी को ही जाता है और इसी के चलते ले हवाई अड्डे को उन्हीं का नाम दिया गया है। लद्दाख को खवाचन यानी बर्फ वाला देश, इंडियन तिब्बत और लिटिल तिब्बत भी कहा गया है। लिटिल तिब्बत इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सैकड़ों सालों से चली आ रही बौद्ध परंपरा महफूज है। यहाँ के गोम्पाओं यानी बौद्ध मंदिरों में सैकड़ों साल पुराने शास्त्रों, कीमती मूर्तिकलाओं, फ्रेस्को पेंटिंग्स, थंका पेंटिंग्स आज भी महफूज है। इनमें से कई प्रसिद्ध बौद्ध मठ जैसे हिमिस, अलची, चेमडे, लामायुरु, थिक्से, स्पितुक, प्यांग, दिस्कित, रिजोंग, समस्तनलिंग और 400 साल पुराना लेह का 9 मंजिला महल आज भी पर्यटकों का केंद्र बना है। मैं वाराणसी से आया हूँ, वाराणसी जो प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ वहाँ पे, और लद्दाख ले घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ आया हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता हैं,
हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल हूँ। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और हम यहाँ 2 दिन से हैं एंड इट्स रियली अ वेरी नाइस प्लेस। अभी हम लोग एलचिक की मोनेस्ट्री में हैं इस वक्त। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों की देख करके काफ़ी बच्चे खुश हैं। कुछ एंटीक यहाँ से वाराणसी के लिए ले जा रहा हूँ। बनारस अपने आप में सारनाथ का जगह है जो कि बौद्धिस्ट के लिए फेमस है, उसके बावजूद भी यहाँ की बहुत चीज़ें हम लोगों की लद्दाख के लेह ज़िले में प्रवेश करने के लिए जहां कश्मीर वादी की ओर से जुजिला, फोतोला और नमकीला जैसे दर्रों को पार करना पड़ता है, तो वहीं मनाली की ओर से रोहतांगला, बारालाचाला, लाचुलुंगला और तगलंगला नामक इन दर्रों को पार करके ही लेह पहुंचा जा सकता है। यही नहीं, लद्दाख के भीतर भी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचने के लिए अन्य दर्रों को पार करना पड़ता है। जैसे नुब्रा वादी में पहुंचने के लिए समुद्र स्थल से 18,380 फीट ऊंची खरदोंगला दर्रे को पार करना पड़ता है, तो दुर्बुक पहुंचने के लिए 17,900 फीट के चंगला दर्रे को पार करना पड़ता है और जांस्कर जाने के लिए 14,000 फीट के पिंजला दर्रे को पार करके ही आप जांस्कर पहुंच पाते हैं इत्यादि। ये बात ध्यान देने वाली है कि लद्दाख में रास्ते या तो पहाड़ी दर्रों से या तो नदियों के किनारों से गुजरती है। शायद यही कारण हो सकता है कि समुद्र स्थल के नज़दीक रहने वाले लोगों और पर्यटकों को लद्दाख के इन ऊंची नीची रास्तों में सफ़र करना काफ़ी दिलचस्प लगता है और यहाँ बार बार आने की कोशिश करते हैं। तो एक बार जाना आना चाहिए जरूर। हम रेकमेंड करते हैं सभी को आना चाहिए यहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह है। Until now, it's the second time we passed through the Khardungla Pass, and we are very impressed by the landscape, by the people in the Nubra Valley, by our experience in Leh before. So until now, even if we had to wait a bit in Leh before to reach the pass and the Nubra Valley, I think that it's also very interesting to do like this. पर्यटकों के लिए लद्दाख एक अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के वीरान पहाड़, यहाँ की परंपरा, लोगों के रहन सहन, पोशाक इत्यादि आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। एक बार इस धरती और यहाँ के लोगों के साथ रूबरू होने के बाद दोबारा आने की लालसा बनी रहती है। भारत की आज़ादी के बाद 1974 में पहली बार लद्दाख पर्यटकों के लिए खोला गया और उस साल सिर्फ 514 पर्यटक लद्दाख आए थे और ये गिनती हर साल बढ़ती गई और अब तक लाखों पर्यटक यहाँ पर सैर सपाटे और एडवेंचर के लिए आ चुके हैं। लद्दाख में टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए सिंधु दर्शन और लद्दाख फेस्टिवल जैसे मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में छम्स यानी मास्क परफॉर्मेंस का धार्मिक नाच खास पर्यटकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यूँ तो ये धार्मिक नाच कई बड़े बौद्ध मंदिरों में केवल वार्षिक धार्मिक महोत्सव, जो ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में पड़ता है, इस दौरान ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लामागन कड़ी साधना के बाद देवी देवताओं के मुकुट पहनकर छम्स प्रस्तुत करते हैं।
लद्दाख में जहां सांस्कृतिक पर्यटकों का बोलबाला है, वहीं एडवेंचर के लिए भी कई क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। सर्दियों में ज़ांस्कर का चादर ट्रैक अब काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर ट्रैकर्स 7 से 8 दिन -20 से -25 डिग्री सेल्सियस ठंड में जमे हुए ज़ांस्कर नदी पर ट्रैकिंग करते हैं। ये किसी जोखिम भरे एडवेंचर से कम नहीं। वहीं माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में माउंटेनियर्स सासेर कंगरी, नूनकुन, स्तोक कंगरी, कंगयर्से और कई चोटियाँ जिनकी ऊंचाई 20 से 25,000 फीट है, ये ऊंचाइयाँ तय करते हैं। सिंधु की शांत नदी पर जहां हर कोई राफ्टिंग का मज़ा ले सकता है, वहीं ज़ांस्कर नदी जो कि विश्व के वाटर राफ्टिंग ग्रेड 2 में आता है, इस पर राफ्टिंग बहुत मुश्किल और जोखिम भरा होता है। आज पेंगोंग त्सो या पेंगोंग लेक पर्यटकों का केंद्र बना हुआ है, जहां हर रोज़ 1 से 1,500 पर्यटक 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मशहूर झील को देखने आते हैं। सीनिक ब्यूटी मिल रहा है, यहाँ के कैमरास के जितने भी मेमोरी कार्ड है, जीबीज है, सब खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन सीन नहीं खत्म हो रहा है। लव यू लेह लद्दाख। क्या आप दोबारा आना पसंद करें? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं सोचू यही रह जाऊँ। मतलब ऐसा लग रहा अलग दुनिया में आ गए। इट्स लाइक जस्ट हेवन कि मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से मतलब बर्फ़ दिखेगा और इस तरह की पानी, मतलब लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, और काफ़ी मतलब नेचुरल है, मतलब क्लोज टू द नेचर, या फिर वी आर इन द नेचर, इस टाइप का फील आ रहा है। जैसे लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ लेह में डिफरेंट भी हम देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे मतलब क्लोज टू नेचर और सब कुछ, मतलब जस्ट लाइक वाव फैक्टर आ रहा है। पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है नुब्रा वादी। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदोंगला पार करके आप नुब्रा वैली पहुंचते हैं। गाड़ी में 3-4 घंटे के सफ़र के बाद आप थक जाते हैं, तो नुब्रा वादी में पहुंचते ही डबल हम्प्ड ऊंट की सवारी करने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया, लोग जन्नत बोलते थे, ये जन्नत है वाकई, और यहाँ पे एक बार आने के बाद आदमी का मन नहीं करता है जाने का। समुद्री स्थल से 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित खरदोंगला पर जब आप अपना कदम रखते हैं और सामने का नज़ारा देखते हैं, तो दिल में यही बात आती है, हाँ यही है लद्दाख, जहां धरती में